हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के सेकेंड पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूं। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है और एक डायग्राम प्लॉट किया है। ऐसा इसलिए किया मैंने कि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो देखिए यहाँ डायग्राम में मैंने क्या किया। तो यहाँ मैंने एक पाई प्लेन ली है। एज्यूम कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि पाई एक प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन पे मैंने दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज्यूम किया है, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और ये जो मैंने वेक्टर ली है ये कनकरेंट वेक्टर है। गौर से देखिए वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी देखिए यहाँ है। कहने का मतलब देखिए ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड या तो दोनों आउटवर्ड है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को इनवर्ड भी ले सकते हो, कुछ ऐसा। ऐसा देखिए, ऐसा भी आप ले सकते हो, कुछ ऐसा। तो यही है यहाँ पे कि मैंने दोनों को आउटवर्ड लिया, आप इनवर्ड भी ले सकते हो। कनकरेंट होनी चाहिए, ये मस्ट है। यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मस्ट बी कनकरेंट। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि जो दो वेक्टर लोगे वो वेक्टर कनकरेंट होनी चाहिए। आउटवर्ड डायरेक्शन दोनों का होना चाहिए या फिर दोनों का इनवर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। तो फिर उसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन करना होगा, फिर जाके फिर दोनों को आउटवर्ड दिखाना होगा या फिर दोनों को इनवर्ड दिखा के, तो फिर आप उसके बाद ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो अप्लाई कर पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर सी एज्यूम किया है जो कि इक्वल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। यानी इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी के जो क्रॉस है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। तो वेक्टर का जो डायरेक्शन यहाँ पे है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो मैं भी डिस्कस किया हूँ नीचे, मैं अभी बताऊँगा। फिलहाल मैं भी जो अपवर्ड डायरेक्शन लिया उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो वेक्टर सी मैंने यहाँ एज्यूम किया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो यहाँ मैंने यहाँ दिखा रखा है, और एक यूनिट वेक्टर मैंने लिया है एन कैप जो अपवर्ड के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये भी मैंने मेंशन कर रखा है, यूनिट वेक्टर यूज्ड फॉर डायरेक्शन। एंड थीटा है मैंने ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, थीटा के एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। एंड ये प्लेन पाई मैंने डिस्कस कर रखा है। तो देखें यहाँ पर ये जो वेक्टर सी है क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको पता है थे मैंने प्रीवियस वीडियो में कि डॉट प्रोडक्ट रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर की वजह से इसके पास दो चीज़ हुई, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है, ये मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आप इसको मॉड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे, वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों सेम है। और डायरेक्शन के लिए मैंने बता दे रखा है कि एन कैप यूज़ करके रखा है, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड सी से यूज़ होता है, तो इसका डायरेक्शन सी कैप यूज़ होगा। इसी को मैंने एज्यूम किया एन कैप, एक न्यू यूनिट वेक्टर ले रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो फॉर्मूला आएगी, चूँकि फॉर्मूला जो डेरिवेशन होगा वो दो चीज़ से कंबाइन होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूज़ होता है। इन दोनों के बीच के जो एंगल थीटा का साइन टर्म लिया जाता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस टर्म लिया जाता था, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन टर्म यूज़ होता है। और डायरेक्शन के लिए मैंने एन कैप ले लिया। और एन कैप अभी मैं बताऊंगा कि एन कैप जो है अपवर्ड अभी बता रहा है, यहाँ पे माइनस एन कैप भी लिया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। वो कैसे लिया जाता है वो अभी नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, चूँकि इसी को ए भी बोल सकते हैं, इसको बी भी बोल सकते हैं। और मैंने ये पहले बोल रखा है कि जो नोट पॉइंट मैंने लिखा रहा है, जो वेक्टर सी यानी जो क्रॉस है दोनों वेक्टर का, वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, बी पे भी परपेंडिकुलर, जो मैंने मेंशन कर रखा है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन का जो कैलकुलेशन मैंने अभी बता रखा है कि एन कैप भी यूज़ हो रहा है और यहाँ माइनस एन कैप भी यूज़ हो रहा है। कब डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, कब अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, ये केस पे डिपेंड करता है, वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप इस पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ले रहे हो तो देखिए उधर जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में।
और उसी तरह अगर वेक्टर बी क्रॉस ए लोगे तो फिर देखिए ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है, इसी के रिगार्डिंग हमें डायरेक्शन चूज़ करना होता है। तो उसके लिए स्क्रू रूल मैंने यहाँ लिख रखा है। स्क्रू रूल में क्या है, मैंने एक स्क्रू लिया है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। पहले देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए बनाया है, उसके बाद यहाँ मैंने डाउनवर्ड के लिए, तो यहाँ अच्छा समझे। तो देखें ये मेरा एक पोजीशन है स्क्रू का, ठीक है। अभी आफ्टर रोटेशन स्टार्टिंग में ये था, जब मैंने इसे रोटेट करवाई तो देखिए अब कैसे रोटेट करवाई वो भी बता रहा हूँ, कैसे इसका रोटेशन हुआ वो भी मैं बताऊँगा। अभी जस्ट बता रहा हूँ कैसे मैंने रोटेशन करवाई। तो ये जो है मेरा एक इमेज बन रहा है और ये मेरा रियल है, ठीक है। होता है क्या, देखिए मैं एक पेन लेके समझाता हूँ आपको। ये समझिए एक स्क्रू है, ठीक है। तो ये एक स्क्रू है, ये अपना पोजीशन मान ली फिक्स है। अगर मैं इसे अभी यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करता हूँ, देखिए क्या होता है। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो नोटिस कीजिए क्या हो रहा है, ये अपवार्ड जा रही है, देखिए। तो स्क्रू को आप जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ओपन करोगे, अब स्क्रू को ओपन नहीं किया ऐसे करके, देखिए आपने कभी स्क्रू को खोला होगा, ऐसे ओपन किया होगा, तो ये अपवार्ड जाती है, ये अपवार्ड जाती है। इसी चीज़ रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को स्क्रू के हेल्प से मैं बताया। और ये कहाँ आपको रखना है, तो यहाँ स्क्रू रख लिया आप, ठीक। तो स्क्रू आप रखे तो ऐसे स्क्रू को आपको रखना होगा। ये मान लीजिए स्क्रू का पोजीशन है, ठीक है। ये स्क्रू का पोजीशन है, तो स्क्रू को आपको यहाँ रखनी होती है, आपको रोटेट करना होता है इसके इस, और यहाँ पॉइंट ओ पर स्क्रू रख के चेक करना होता है। ये तो डायरेक्शन बाद में आई है एन कैप अपवार्ड, वो मैंने बाद का यहाँ पहले लिख रखा है। पहले आप स्क्रू रख के आपको ऐसे घुमाना होगा, वो स्क्रू अगर वो अपवार्ड जाती तो ये मैंने डायरेक्शन अपवार्ड ले लिया, ठीक है। अपवार्ड गई इसलिए मैं डायरेक्शन अपवार्ड लिया, ठीक है। तो इस मतलब फॉर्म में, जैसे कि यहाँ देखिए ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन था, जैसे ही अपवार्ड गई तो ये मैं इमेज यहाँ ड्रॉ कर दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। तो अपवार्ड गई इसलिए मैं बता दिया अपवार्ड मूवमेंट हुआ इसका। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण इसका डायरेक्शन हमको अपवार्ड मिला। यहाँ आपको क्लियर हुआ। सेकेंड देखें कि मेरा ये पोजीशन पहले था स्क्रू का स्टार्टिंग पोजीशन, अब मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। देखिए ये स्क्रू आप मान लें, ठीक है। तो आप देखिए इसको ऐसे मैं पकड़ा हूँ, अब क्लॉकवाइज मतलब देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी के दिख रहा है। जैसे आप करोगे देखिए ये अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, अंदर की ओर यानी कि डाउनवर्ड यानी इनवर्ड, इसी को इनवर्ड भी कहते हैं। तो स्क्रू को आपने कभी ऐसे लगाया होगा, ऐसे नट रहता मतलब स्क्रू रहता था, तो आप किसी के बॉडी में यानी कि टाइट करने के लिए देखिए ऐसे कनेक्ट करने के लिए ऐसे करते थे, तो वो अंदर जाता था। तो इस वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, स्क्रू नीचे की ओर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू अपवर्ड जाता है। तो इस थ्योरी का यूज़ करके मैंने डायरेक्शन कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्रू लगाना होगा, तो ऐसे स्क्रू का डायरेक्शन दिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने लिया था, देखिए स्क्रू को ऐसे लेके गया, अब यहाँ क्लॉकवाइज लेना होगा तो ऐसे करके ले जाना होगा स्क्रू को, तो स्क्रू अपनी डाउनवर्ड जाएगी। तो स्क्रू डाउनवर्ड जा रही थी तब मैं ये डायरेक्शन लिया डाउनवर्ड, पहले मैंने नहीं लिया। स्क्रू के हेल्प के बाद मैं ये डायरेक्शन मेंशन किया, तो ये स्क्रू के वजह से मैंने डायरेक्शन लिया। आप बिना स्क्रू के भी ले सकते हो, उतना स्क्रू लेके आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे देखें, अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, यानी देखें ए से बी जाना है यानी कि एंटी क्लॉक, देखिए ऐसे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो सीधा आप अपवर्ड डायरेक्शन ले लो, कुछ उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ देखिए इसी चीज़ को अगर बी क्रॉस ए जाते हैं यानी बी क्रॉस ए यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, तो सीधा आप डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लो, उतना माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो डायरेक्शन कैसा लेना है, अपवर्ड या आउटवर्ड। अपवर्ड को आउटवर्ड बोलते हैं, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, ठीक है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट में देखिए क्या हो रहा है कि डायरेक्शन में को क्या मिला, डाउनवर्ड, इसी को इनवर्ड कहते हैं, अंदर की ओर, ठीक है। सिंबल याद रखिए, अगर अपवर्ड का केस होगा सिंबल डॉट यूज़ करते हैं, और डाउनवर्ड यूज़ होता है डायरेक्शन तब क्रॉस यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ देखें एक मैंने नोट पॉइंट लिख रहा है, एक एरो लिया है मैंने, ये एरो है, उसका ये टेल होता है, ये हेड होता है, आपको पता ही है। तो अब देखिए मैं कैसे, आपको पता है कि एरो का जो हेड होता है वो डॉट रिप्रेजेंट करता है और टेल क्रॉस रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे करता है मैं बताता हूँ, देखिए एक पेन के हेल्प से बताता हूँ। अगर कोई वेक्टर का क्रॉस क्या है, अपवार्ड है, देखिए अपवार्ड यानी अपवार्ड होगा तो इससे बाहर जाएगा एरो, ठीक, बाहर जाएगा तो आपका टॉप व्यू देखिए इसका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इसका जो सिंबल लिया डॉट यूज़ किया, ठीक है। अगर ये इनवर्ड होता यानी कि डाउनवर्ड, तो इसका
टेल दिखता, यानी एरो का टेल कैसा दिखता है आपको, क्रॉस दिखता है, क्योंकि ऐसा क्रॉस बनता है। ठीक है, तो इसी के हेल्प से मैंने यहाँ डायरेक्शन के लिए सिंबल यूज़ कर लिया। सिंबल कहीं दिया रहता है, डॉट दे दिया, वहाँ अपवार्ड डाउनवर्ड नहीं लिखा रहेगा, सिंबल दे देगा तो आपको समझना है सिंबल का मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को मैं मिनिमाइज कर सकूँ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो देखें, मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर्स लिए हैं कुछ इस तरह से, वो पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ओ पॉइंट है इनवर्ड, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तब आप इस कंडीशन में जब क्रॉस निकालोगे, ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन के लिए एन कैप यूज करते हो, तब ये फॉर्मूला लिख पाओगे, तभी ये वैलिड है इन केस ऑफ कंकरेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपको एन कैप के लिए यूज हुआ, डायरेक्शन के लिए एन कैप। ठीक है, तो आप तभी लिख पाओगे ये फॉर्मूला, तभी वैलिड है। मगर आपको ऐसे दे दिया कुछ, यानी ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, ये मान ली o डैश पॉइंट है, तो आप यहाँ देखिए एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तब आप ये ऐसे फॉर्मूला यूज करोगे थीटा लेके डायरेक्ट, तो फिर गलती हो जाएगी, ये सही नहीं है। तो सही क्या है, सही करने के लिए आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके तब आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो कैसे देखें, यानी कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए, यानी पॉइंट से आप आउटवर्ड दिखा दो दोनों को या फिर पॉइंट से इनवर्ड दिखा दो दोनों को, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखें आप क्या करें, इस वेक्टर को आप पीछे आगे बढ़ा सकते हो या इसको पीछे कर सकते हो। चलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे, देखिए बस ये मैंने सिर्फ इसको आगे एक्सटेंड किया है, डायरेक्शन सेम यानी कॉलिनियर यानी सेम वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट से आप इन दोनों को देखो, आउटवर्ड है यानी कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, तो आपको इन दो वेक्टर्स में मिनिमम एंगल यही दिख रहा है, ये एंगल आप ले सकते हो थीटा। आई होप यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। ये वाला एंगल नहीं ले सकते, ये एंगल दिया रहेगा मगर आप फॉर्मूला में यूज नहीं करो। मान लीजिए ये एंगल आपको 30 डिग्री दी है, ये आपको 30 डिग्री दी है सपोज, तो आपको ये एंगल क्या लेना होगा, तो ये टोटल क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट में 180 डिग्री बनती है सम दोनों का, तो ये 30 डिग्री है, तो यानी क्या होगा 150 डिग्री होगा, यानी 180 माइनस 30 कर दीजिए, यहाँ मिल जाएगा। तब आप यहाँ पे जब निकालोगे वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, तो आएगा पी क्यू साइन थीटा, थीटा की जगह में 150 डिग्री, और यहाँ पे आप एन कैप आर, मान लीजिए आर कैप यूज कर लो, यहाँ आर कैप यूज कर लिए। अब देखिए आर कैप यूज किए, अब ये डायरेक्शन आपको कैसे मिल रहा है, तो देखिए ये वाला आप एंगल लिए तो आपको ऐसे जाना होगा, ऐसे गए वेक्टर p क्रॉस q गए, ऐसे गए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गए, तो डायरेक्शन आपको अपवर्ड ले लेना है। ये आर कैप आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। वही आप q और p तब लेते, यानी q क्रॉस p लेते तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन लेना होता, वो तो बात की बात है। मैं यहाँ सिर्फ आपको वेक्टर का फॉर्मूला सही ले, इसलिए मैं ऐसा बताया आपको कब आपको फॉर्मूला किस सिचुएशन में लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, वो तो बात की बात है। जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैंने बता दिया। एक और पॉइंट यहाँ देख ले, यहाँ बहुत सारे मिस्टेक कर देती हैं, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, माने इनवर्ड मैंने ले लिया, उससे मतलब नहीं है, इनवर्ड लीजिए या कोई भी लीजिए, वो मतलब नहीं है। जैसे यहाँ मान लीजिए आपको थीटा एंगल, ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने अभी बोल दिया कि डायरेक्शन के लिए आपको, जैसे कि ये मैंने अभी दिखाया एंटी क्लॉकवाइज, आप इधर वाला एंगल ही आप तो ऐसे भी ले सकते थे। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि दो वेक्टर का बीच में मिनिमम एंगल लेते हैं, तो आप वेक्टर p क्रॉस q लोगे तो आपको इधर से जाना होगा, ना कि इधर से, इधर से जाना है। ठीक है, इधर से नहीं जाना है, इधर से जाओगे फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, तो फिर वो जब एंगल उधर का लेते ही नहीं तो उधर क्यों जाना है, इधर का एंगल ले रहे इसलिए इधर से जाना है, इधर से जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तब आपको अपवर्ड डायरेक्शन लेना है। और वही आप इधर से जाओगे यानी कि q क्रॉस p लोगे तो आपको डाउनवर्ड जाना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में देखिए क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला लिख ले क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे कि आप ये दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है और यहाँ ओ पॉइंट से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। देखिए
मैंने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ाया तो भी कनग्रेंट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी कनग्रेंट ले रहा हूँ, यानी हमेशा आप वेक्टर को कनग्रेंट लेंगे। कनग्रेंट का मतलब या तो आउटवर्ड या तो दोनों वेक्टर इनवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, पहला केस देखें। पहला केस में अगर जो थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री लिया तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मीन्स दोनों वेक्टर कॉलिनियर है या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल है, यही ना हो सकता है, या तो कॉलिनियर या तो पैरेलल, यही दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं सकता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो ये 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट अप करें, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, यानी कि इस सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट मेरा 0 आया। तो इससे आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कैसे, अगर दो वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना या पैरेलल दिखाना है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो आप बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर कॉलिनियर है या पैरेलल है। सेकेंड पॉइंट देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का केस क्या होगा, तो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसी को बोलते हैं 180 डिग्री का केस, तभी ना 180 डिग्री दोनों के बीच का एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है, तो 180 डिग्री का एंगल दोनों के बीच बन रही है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें, तब चेक करें क्या वैल्यू आती है क्रॉस बी का। एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप, एन कैप यहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता ही है साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसका ही वैल्यू, तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये इस केस में भी इसकी वैल्यू 0 आई। देखें, ऑपोजिट दिखाने के लिए इसी को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल भी बोलते हैं हम लोग। ऐसे अगर ये वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग एंटी पैरेलल भी बोलते हैं या एंटी कॉलिनियर बोलिए या ऑपोजिट बोलिए। तो इस कंडीशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो एंटी पैरेलल या एंटी कॉलिनियर भी बोल सकते हैं, बस तो ये चीज है आपका केस। थर्ड केस देखिए आप 90 डिग्री भी लेके चेक कर सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ ध्यान लिखना मैं भूल गया था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब है कि ये जो वेक्टर है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, तो अब देखिए जो वैल्यू क्या आएंगी, तो वैल्यू क्या आती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। ठीक है, तो देखिए, तो ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, एन कैप मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, एन कैप इज इक्वल टू ए बी एन कैप। कहने का मतलब है अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है दो वेक्टर का, अगर दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रही है तो डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट कर दें। और हाँ, ये जो वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ये मैक्सिमम वैल्यू भी बताती है, यानी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का किसी क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तो ही मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होगी। चले नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ देती हैं इससे रिलेटेड। चले देखें, पहला पॉइंट देखिए आप कि जो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लें 2 डायग्राम में बनाता हूँ, वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दें, अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन थीटा
एन कैप। एन कैप यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज है, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी निकालें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा यानी ए क्रॉस बी आएगा, ये इसका डायरेक्शन ये आपको अपवर्ड मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको अगर बी क्रॉस, ध्यान से देखें, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो ये बी क्रॉस यानी बी से चलकर ए के पास आया यानी क्लॉकवाइज आया, तो इसके लिए डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड यूज करना होगा, जो कि माइनस एन कैप यूज करना होगा। तो दोनों कंडीशन ध्यान से देखें। तो अगर आप ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू निकालोगे ये आएगा, फिर अगर आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगा बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। ये डायरेक्शन यहाँ ये यूज हुआ है तो यहाँ ऐसा लिखा मैंने। इसको अगर सीरियल में लिखोगे, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर को आप ए भी लिख सकते हो, साइन थीटा, ये माइनस को आप बाहर भी कर सकते हो, एन कैप ऐसा यूज हुआ। तो यहाँ क्या रिजल्ट मिला आपको, इसलिए आप लिख सकते हो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस इस पूरे जगह पर, ये देखिए ये वैल्यू है ना सेम, ये वाला उतार सकते हो आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से देखें, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, माइनस को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी इट डज नॉट, यानी मतलब इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। मगर डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सेकेंड देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ लिख दे कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव। फर्स्ट में मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया, सेकेंड में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया। सपोज देख लें कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिए और यहाँ क्रॉस लगा दें, और वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी लिए, तो इनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हेल्प से इसको ब्रेक करना है। तो कैसे करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है, इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमेशा याद रखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है बट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे तो पहले आपको वेक्टर ए लिखनी होगी, ये क्रॉस है तो क्रॉस लिख दें, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी ऐसे लिख लें, फिर आपको ये प्लस वेक्टर बी लिखना होगा, फिर ये क्रॉस लिखा हो तो क्रॉस लिख दें, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी ऐसे ब्रेक करना है आपको, हमेशा ध्यान दें। फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है, ये क्रॉस इसके साथ लगी हुई है तो ध्यान दें, इनके साथ भी लेना है, इनके साथ भी लेना है। तो यहाँ वेक्टर बी है, क्रॉस लगा हुआ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो इसको इसके साथ भी लेना है, इसको इसके साथ भी लेना है। तो चलिए कैसे लेना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, प्लस है तो प्लस, माइनस होता है माइनस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, फिर इधर लीजिएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस है तो प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। इस तरह से आपको ब्रेक करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड देखें, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर लिया और उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो सिमिलरली मैं अगर ए वेक्टर ले रहा हूँ तो इसका भी क्रॉस खुद इसी के साथ अगर कैलकुलेट करता हूँ, देखो क्या आता है वो चेक कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, ए साइन थीटा ये यूज होगा। अब देखिए अभी हम थीटा की जगह में मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, तो देखिए वेक्टर ए है और खुद इसका होगा तो ये लीनियर होगा या पैरेलल होगा, सेम है चीज है। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ हमारी डायरेक्शन मैंने एन कैप यूज किया। तो अब बताइए ए साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मीन्स क्या होगा, ओवरऑल 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इन दिस कंडीशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो और दोनों सेम ही वेक्टर है तो हमेशा वो उसकी जो वैल्यू 0 आएंगी। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना, ये भी सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया जाता है। और इसका हेल्प देखिए, इसका हेल्प आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगे करने को। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजी वे में कर लोगे, फिर अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी।
चले चौथा पॉइंट देखते हैं। उसके लिए मेरे को एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, यानी कि 3D डायग्राम। इसमें मैंने क्या किया है, इसे x एक्सिस, इसे y एक्सिस, इसे z एक्सिस लिया है, ये ओरिजिन है, और x एक्सिस के अलोंग i कैप लिया जाता है पता है डायरेक्शन के लिए, j कैप लिया जाता है y एक्सिस में, z एक्सिस में k कैप लिया जाता है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, यहाँ रिलेशंस का कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर i कैप को क्रॉस प्रोडक्ट i कैप के साथ कैलकुलेट किया जाए तो क्या आता है। तो पहला देखिए, सेम चीज़ के साथ कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि अभी भी जस्ट में पढ़ा है। अगर किसी वेक्टर का, ये भी तो यूनिट वेक्टर भी एक तरह का वेक्टर है। अगर आप देखें, ऐसे भी देखें, i का मैग्नीट्यूड साइन 0 ही होगा, क्योंकि सेम के साथ 0, और ओवरऑल वैल्यू तो आपको पता है 0 ही हो जाएगी। तो ये सेम के साथ 0 हो जाएगा। उसी तरह j कैप क्रॉस j कैप लोगे तो भी 0, k कैप क्रॉस k कैप लोगे तो भी 0। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बड़ा हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये तो चीज़ पता चल गया। सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस निकाले तो वो 0 आया, यहाँ इसी के हेल्प से मैंने निकाल लिया। अगर आप यही डिफरेंट लोगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। यही डिफरेंट लिए, अगर मान लो आई का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ निकाले, फिर जे का के साथ, ऐसा चेक कर, चलिए करके देखते हैं। तो देखिए अच्छा से, इसके लिए मैंने 2 सर्कल बना देता हूँ। क्यों बना रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। 2 सर्कल में बना रहा हूँ, ठीक है। एक में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन है, एक में क्लॉकवाइज। अच्छे से ध्यान देखें, यहाँ मैंने आई कैप प्लॉट किया है, यहाँ जे कैप प्लॉट कर रखा है, यहाँ के कैप प्लॉट कर रखा है। इसी में मैं यहाँ आई कैप प्लॉट किया हूँ, यहाँ जे कैप प्लॉट किया हूँ, यहाँ के कैप प्लॉट किया हूँ। कहने का मतलब, अगर आई इन क्रॉस जे निकालना हो, आई क्रॉस जे कैप, तो देखिए क्या वैल्यू आती है। अगर आई क्रॉस जे कैप निकालोगे तो यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे आई क्रॉस जे, तो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा, याद रखिएगा। अगर इन 2 का क्रॉस निकालोगे, तीसरा कौन है, के कैप, तो तीसरा वाला आपको मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई क्रॉस अगर जे निकालेंगे तो मेरे को के मिलेगा, और वो पॉजिटिव मिलेगा, याद रखिए, क्योंकि यहाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिलता है, अगर क्लॉकवाइज चलता तो नेगेटिव मिलता, ठीक है। इसी को अगर बाय द वे आपको जे क्रॉस आई निकालते, तो जे क्रॉस देखें, जे कहाँ है यहाँ, और क्रॉस आई, तो जे से आई में जाने पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो फिर यहाँ माइनस साइन लगता, और ये दोनों के बाद कौन सी थर्ड कौन बचा, के कैप, यहाँ आपको के कैप लिखना होता। इस तरह से आपको मिला, ठीक है। उसी के बाद अगर आपको जे क्रॉस के निकालना होता तो क्या आता, जे क्रॉस के कैप, तो क्या आता, देखिए जे क्रॉस के में एंटी क्लॉकवाइज है, तो जे और के के बाद कौन रेस्ट बचा, आई, तो आप यहाँ सीधा आई लिखें। जे और के बाद कौन बचेगा, जो बचेगा रेस्ट उसको लिख लें। और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लगा दीजिए, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको के क्रॉस जे निकालना होता, तो के और जे के बाद कौन बचा रेस्ट, आई है ना बचा, तो आई लिख दीजिए। और डायरेक्शन कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ जाइए, के और जे है तो के और जे पर जाइए, देखिए के और जे, इधर जाइएगा, देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाइए, एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव लगा देते। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरह से अगर के और आई निकालना है, सपोज के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप निकालना, देखिए तो इसको के और आई के बाद कौन रेस्ट बचा, जे, तो जे उतार लीजिए। अब साइन चेक करना, देखिए के और आई, देखिए यहाँ के और आई एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी पॉजिटिव आएगा तो ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको वही आई कैप क्रॉस के कैप निकालना होता, तो देखिए आई और के में जाता, देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसके लिए तो माइनस यूज होता, और आई और के छोड़ कौन बचा, जे बचा रेस्ट, तो ये उतार दीजिए। इस प्रकार से आप इनका वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ऐसे आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा। तो ये इनकी जो वैल्यू जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि फिर क्वेश्चंस आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ही डिस्कस करूँगा, मगर इस फॉर्मूले से बिल्कुल अलग होगा। वो भी क्रॉस प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करना है, मगर वो कब होगा, किस सिचुएशन में करना होता है, वह मैं बताऊंगा। तो देखिए पहले सिचुएशन में क्या था कि आपको मैग्नीट्यूड दिया रहता था 2 वेक्टर का, और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया रहता था, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते थे।
मगर अब जो है क्या होगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, पूरा वेक्टर ही दिया रहेगा। सपोज मान लीजिए कि वेक्टर ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। और वेक्टर बी की जो वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरह से दिया रहेगा। अब देखिए ये है क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग ये मैग्नीट्यूड मैंने ए एक्स लिया है। आप ए वन भी ले सकते हैं, यहाँ ए टू भी ले सकते हैं, ए थ्री भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ बी वन भी ले सकते हैं, बी टू भी ले सकते हैं, बी थ्री भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी कैसे क्या लेना है। तो इस तरह से पूरा वेक्टर टर्म दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा ए, तो आपको बोलेगा ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट करने। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको उसके लिए डिटर्मिनेंट जानना होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ लिया होगा। तो चलिए मैं बता दूँ, तब भी मैं यहाँ थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर दूंगा, कैसे आपको क्रॉस निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो आपको यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का सिंबल देना है। उसके लिए यहाँ आपको आई कैप जे कैप के कैप लिख देना है, और आई के कोफिशिएंट में ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स लिखना है, जे के कोफिशिएंट में ए वाई है तो ए वाई लिखना है, के कोफिशिएंट में ए जेड है तो ए जेड लिखना है। ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है आपको। उसके बाद सेकेंड बी वेक्टर में देखें, आई कैप के जगह में बी एक्स है तो बी एक्स लिखना है, जे कैप के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है बी वाई तो बी वाई लिखना है, के कैप के कोफिशिएंट में बी जेड लिखा हो तो बी जेड, ऐसे आपको उतार देना है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपको डिटर्मिनेंट आती है तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लोगे, अगर नहीं आती तो यहाँ से अच्छे से देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो देखिए डिटर्मिनेंट अगर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो देखिए पहला यहाँ प्लस लिया जाता है, प्लस अगर यहाँ ले लोगे तो अपोजिट चलिए, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, यानी एक प्लस यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद अल्टरनेट चलिएगा माइनस प्लस। अब यहाँ करना क्या है, तो आपको पहले लिखना आई कैप लिख के एक डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना, जैसे आप आई कैप लोगे तो इसको यहाँ उंगली रखिएगा, ये पूरा खत्म, यानी कि ये पूरा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल खत्म हो जाएगा, तो ये सेक्शन उतरेगा। यहाँ ध्यान देखिए, अगर आई कैप ले रहे हो तो ये और ये पोर्शन को डिलीट कर दीजिएगा, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को डिलीट कर दीजिएगा। तो जैसे ही इसको मान लीजिए इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, ये दोनों डिलीट हो गया, तो ये पोर्शन बचा, तो आप इस पोर्शन को इस कॉलम में उतार दीजिए, इस डिटर्मिनेंट, इस मतलब मॉडुलस सेक्शन में, डिटर्मिनेंट सेक्शन में ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ऐसे उतार देना है आपको। फिर यहाँ देखिए माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लिखिए, और यहाँ जे कैप है तो जे के उतारिए। फिर आपको डिटर्मिनेंट सिंबल लिखना है, सिमिलर प्रोसेस वैसे करना है, जैसे यहाँ पे थे तो ये और ये डिलीट किए, उसी प्रकार यहाँ हो गए तो ये डिलीट और ये डिलीट। देखिए रुकिए एक सेकेंड, ये डिलीट, तो आपको क्या बचा, आपके पास क्या बचा, ये तो उतार दीजिए, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लिखिए, और इसके साथ क्या के कैप है, के कैप उतारिए, फिर डिटर्मिनेंट सिंबल लिखिए। यानी तीन चीज टर्म है, आई जे के, तो आपको तीन टर्म लिखना ही होगा, ठीक है। आई कैप का हो गया, जे कैप का हो गया, अब के कैप का बचा, तो इसमें वही कीजिए, अगर यहाँ पे पहुंचे तो ये पूरा डिलीट, तो ये पूरा डिलीट, तो ये यही चार बचा, ए एक्स बी एक्स जैसे उससे सिमिलर उतार दीजिए, ए वाई बी वाई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है, इसी आई को आपको ऐसे लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कीजिए, ए वाई बी जेड, फिर आपको माइनस देना है, याद रखिएगा, फिर करना है ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर यह माइनस दीजिएगा, जे कैप लिखिएगा, फिर उसी तरह से ऐसे लिखिएगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस, फिर माइनस सिंबल दीजिएगा, फिर यहाँ से ए जेड बी एक्स, ऐसे करना है। फिर यहाँ प्लस के कैप लिखिएगा, फिर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट दीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए एक्स बी वाई, फिर माइनस दीजिएगा, फिर ए वाई बी एक्स,
तो यहाँ देखिए अच्छे से, यहाँ जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमेशा यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा, ये फर्स्ट होता है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस लिखिएगा फिर ऐसे कीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा फिर माइनस दीजिएगा फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर माइनस दीजिएगा फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस लेके फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, यही वैल्यू जो होगा ये आंसर आपको देगा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब और अच्छे से क्लियर कर देते हैं आपको। तो लेट कर लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप कैप। तो ये वाला दो वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया, अपने मन से ले रखा है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। ठीक है, चलिए इन दोनों का क्रॉस कैलकुलेट करते हैं। तो क्रॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं भी जस्ट बताएं, डिटर्मिनेंट का सिंबल दीजिए, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप लिखें। आई का कोफिशिएंट लिखे, वहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 लिख दीजिए। यहाँ नहीं है, यहाँ है 2 है तो 2 लिखे, प्लस 2 है तो प्लस 2, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। यहाँ देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखे, प्लस नहीं लिखा जाता। आई का कोफिशिएंट यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2 लिखा, जे का कोफिशिएंट यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखे, के कोफिशिएंट क्या है प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखे। इस तरह से आपको लिख लेनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आई कैप, यहाँ देखिए यहाँ प्लस सिंबल आता है, प्लस क्या माइनस, यहाँ फिर प्लस, ये आप मन में रखेंगे, लिखेंगे नहीं, मन में आपको रखना है। ठीक ना, तो आई कैप उतारिएगा, यहाँ एक क्या करिएगा, एक डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ माइनस जे कैप यहाँ लिख लीजिएगा, फिर एक डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ प्लस साइन दीजिएगा, यहाँ पे है जो के कैप लिखिएगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल लिखिएगा। अब चलिए यहाँ डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। अगर ये ले रहे आई कैप वाले पोर्शन को कैलकुलेट करना है तो ये वाला डिलीट और ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ चार टर्म्स 2 1 1 2, यहाँ 2 1 1 2 आपको लिख लेना है। जे कैप का टर्म को यहाँ लिखना है, तो जे कैप का ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये डिलीट, ये हॉरिजॉन्टल डिलीट, ये डिलीट ये डिलीट, तो ये बचा है 1 2 1 2 बचा 1 2 1 2। ठीक है, के कैप के लिए लिखना है तो ये वाले टर्म डिलीट, ये वाले टर्म डिलीट, तो बचेगा 1 2 2 1 1 2 2 1। इस प्रकार से आप लिख लोगे। फिर आपको बता ही दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, इस तरह से करना है। यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, ऐसे ऐसे मुँह दीजिएगा, तो इस तरह से आपको करना है। तो आपको करना है तो देखिए कैसे करना है, 2 × 2 4, फिर यहाँ माइनस सिंबल देना है, 1 × 1 1। सिमिलरली देखिए माइनस जे कैप है तो 1 × 2 2, फिर 2 × 1, यहाँ पहले माइनस दीजिए, 2 × 1 2, 1 × 2 कीजिए 2 आएगा, फिर 1 × 2 कीजिए 2 आएगा। यहाँ देखिए प्लस सिंबल दिए के कैप, यहाँ 1 × 1 1, फिर माइनस सिंबल 2 × 2 4। इस तरह से लिख लीजिए। 4 - 1 क्या 3 होगा, 3 आई कैप लिख सकता हूँ, इसको फिर रिटर्न में लिख लीजिए। देखिए 2 - 2 0, तो 0 देखिए पूरा टर्म 0 हो रहा है, 0 × एनीथिंग 0, तो इस टर्म को नहीं भी लिखेगा चलेगा, ये यहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए। अब बचा ये टर्म 1 - 4, तो -3 होगा, तो यहाँ होगा -3 के। तो देखिए अब यहाँ देखिए ए क्रॉस बी, जो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आया वो एक क्या आया, वेक्टर टर्म में आया। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई है या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग।